फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी क्लास है वो उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान, उपभोक्ता की शिक्षा और मेनली जो क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है वो देखिए इस चीज़ की रहेगी। जो आपके ये कुछ एक्ट आते हैं ना, पूछे जाते हैं ISI एक्ट क्या है, और जो भी मतलब बहुत सारे एक्ट आपके आते हैं खाद्य पदार्थ से संबंधित, ठीक है। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, ओके। और मतलब हर क्षेत्र में जहाँ पर भी मिलावट की का डर हो, जहाँ पर भी कोई भी हेर फेर का डर हो, ठीक है, काला बाजारी का डर हो, तो ये सारे एक्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। फल उत्पाद आदेश मानक पढ़ेंगे, एगमार्क पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली प्रणाली को पढ़ेंगे, कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम क्या है, तो ये सारी चीज़ें, औषधियाँ एवं मादक पदार्थ अधिनियम, भार एवं माप स्थिरीकरण। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम आज बहुत सारे एक्ट के विषय में पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग की क्लास है वो उपभोक्ता की समस्या और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, जो उपभोक्ता के अधिकार वगैरह है उससे संबंधित है। तो स्टार्टिंग की क्लास को जो चीज़ें पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उठाई हैं, लेकिन लास्ट का पोर्शन मत छोड़िएगा। क्लास जरूर थोड़ी बड़ी होगी, पर ये ऐसा है हमने 3 लेसन को एक में लेकर आई हूँ और सारा मतलब निचोड़ निकाल कर लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में, और एक दिन आपकी थ्योरी चलेगी, एक दिन आपकी प्रैक्टिस चलेगी। कल आपकी प्रैक्टिस हुई थी, आज थ्योरी है, कल फिर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ओके। और कुछ कमेंट भी आ रहे थे क्लास को लेकर, तो क्लास देखो रोज़ जा रही है। हाँ, कुछ जैसे कि अभी तक मेरी बड़ी बेटी की छुट्टी थी तो थोड़ा ये था कि छोटी बेटी और वो खेलते रहते थे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था। अब क्या हो रहा है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अब मुझे प्रॉपर एक एक काम खुद ही, मतलब सब कुछ बच्चे को भी संभालना पड़ रहा है, सब कुछ, ओके। और बच्चे जो होते हैं ना 2-3 साल के, उनके ऊपर सबसे बड़ा काम होता है नज़र रखना, क्योंकि वो कभी मिट्टी खाने लगते हैं, कभी कुछ खाने लगते हैं, तो पूरे दिन ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जिद करने लगते हैं हर चीज़ पे, बात बात पे रोने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय बिल्कुल मुझे नहीं मिल पा रहा है। ये टाइपिंग करना मेरे लिए, ये समझो इतना डिफ़िकल्ट काम हो जाता है जब मेरी बड़ी बेटी नहीं होती है घर पे, और इसीलिए क्लास की टाइमिंग जो है इधर उधर होती जा रही है, ठीक है। टाइपिंग टाइम पे नहीं हो पाती है तो वीडियो नहीं बन पाती है, वीडियो नहीं बन पाती है तो फिर हम आपको वीडियो क्लास दे नहीं पाते हैं टाइम पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर उपभोक्ता की समस्या एवं उनके समाधान से। तो विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण, विज्ञापनों का बढ़ता जाल, बढ़ती महंगाई, कम नाप तौल, मिथ्या छाप आदि प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। विक्रेता जो बेचने वाला है, विक्रेता कौन होता है, जो सामान बेचता है। उपभोक्ता कौन होता है, जो खरीदता है, ठीक है। तो विक्रेता द्वारा धन कमाने की लालच, ठीक है, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा मार्केट में कि मुझसे बड़ा कोई होना ही नहीं चाहिए, है ना। और वस्तुओं की गुणवत्ता मतलब मिलावट कर देना, गलत प्रस्तुतिकरण, अंदर कुछ होता है और बाहर बहुत सुंदर पैकेट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये सारी विज्ञापन, एक चीज़ का विज्ञापन इतनी बार आता है ये लगता है कि अरे ये चीज़ तो मतलब इतना इफेक्टिव है, इसे बार बार देखने से आपको भी ये लगने लगता होगा कि देखते अच्छा ट्राई करके। जैसे बालों का कोई प्रोडक्ट आता है और हम लोगों के बाल झड़ रहे हों, ओके। तो कल मैंने भी एक किस्सा बताऊं, मैंने कल चोटी बनाई और मेरे इतने पतले बाल हो गए हैं कि भाई साहब इतना टेंशन कल से ये बढ़ गया कि मेरे इतने पतले बाल, मेरे बाल एक समय में इतने लंबे और काफ़ी मोटे बाल थे, और आज के समय में कटाए तो मैंने थे बीच में क्योंकि झड़ बहुत रहे थे, कटता बहुत दिन के और संभाल नहीं मिलते थे, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से मैंने खुद कट करवाए थे। लेकिन बाल ही नहीं रहे सिर में अब तो मेरे, तो बड़ा टेंशन हो गया। कल मेरे हस्बैंड जैसे ही घर में आए उन्होंने मेरी चोटी देखी, एक ऐसा रिएक्शन था, ये तुम्हारी चोटी कैसी हो गई ठीक है। तो मुझे कल इतना टेंशन कल से हो रहा है इस चीज़ का कि ये कैसे संभालूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को कल थोड़ा टाइम मिला तो सर्च भी कर रही थी कैसे अपने बालों को सही करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि हम, और यही प्रोडक्ट के कहीं आप मेरे सामने कोई आप विज्ञापन आने लगे बार बार, एक तो मेरे पास ऑलरेडी समस्या है, अब मेरे सामने कोई विज्ञापन आने लगे बार बार बालों को झड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, तो मुझे एक बार लगने लगेगा चलो अच्छा इसे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, भले वो चीज़ सही नहीं हो, लेकिन और क्या होता है दिमाग पर तो इफेक्ट विज्ञापन डाल रहा है नहीं डाल रहा है, ठीक है। और गलत नाप तौल मतलब
1 किलो का पैकेट लेके आओगे, अगर उसे तोलोगे तो 950 ग्राम का 900 ग्राम का निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अधिक लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है। और ये उपभोक्ता के लिए क्या है, समस्या है। भाई वो तो पूरे ही पैसे दे रहा है, ठीक है, और लेकिन उसे चीज़ क्वालिटी खराब मिल रही है। तो निर्माता वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान वस्तुओं के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापनों पर अधिक होता है। वे घटिया वस्तुओं का भी विज्ञापन जोर शोर से करते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट तक की जाने लगी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। कुछ लोग तो भयंकर बीमारियों जैसे लकवा, ड्रॉप्स या अंधता, हृदय रोग, वृक्क रोग आदि भयंकर मतलब आदि से पीड़ित हो जाते हैं, और कई बार जान भी गंवानी पड़ती। भाई हार्ट वगैरह किसी के किडनी वगैरह फेल हो जाए तो जान ही सीधे जान पे ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से आपको आई थिंक पढ़ के समझ तो गए ही होंगे, लेकिन बता देती हूँ थोड़ा। क्या होता है, जैसे कि जो निर्माता होते हैं, निर्माता मतलब जो सामान को बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना ये ध्यान देते हैं कि इसका कैसे कैसे प्रचार प्रसार और विज्ञापन ऐसा दिखाऊं कि लोगों के वो सीधे क्या होता है, मस्तिष्क पर असर डाले जाके। ठीक है ना, तो आजकल प्रोडक्ट से ज़्यादा मतलब किस चीज़ पर होता है, बाहरी चमक दमक पर। मान लो पैकेट बहुत सुंदर सा बना देंगे, ये लगेगा कि अंदर चीज़ क्वालिटी वाली है, और विज्ञापन पर, ठीक है, कि लोग ये समझे अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, और बात करते हैं आगे, मतलब इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टली आपको चीज़ें बता रही हूँ, समझा सारा नहीं, छोड़ कुछ नहीं, ये मत समझिएगा छोड़ रही हूँ चीज़ें, इसलिए क्योंकि मेन मुद्दे तक पहुँच जाए, नहीं तो आप लोग क्या होता है 10 मिनट वीडियो देखोगे चले जाओगे। हाँ, हमारे जो बच्चे 2 3 4 हैं जो पूरी वीडियो का इंतजार करते हैं, उनके कमेंट भी आते हैं, उनकी बात हम रोज करते भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने बेची जाने वाली वस्तुओं पर लेबल लगाना क्या किया, अनिवार्य कर दिया। लेबल लगाना, ठीक है, लेबल लगाने से कि उस पर मतलब सारा विवरण लिखना, कंपनी कौन सी है, अपनी कंपनी का नाम देना, उसका प्राइस लिखना, उस पर जीएसटी ऑलरेडी अगर कट चुका है तो वो मतलब एक बार में ही सारा चीज़ें मेंशन कर देना। ठीक है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, ओके, उसमें मतलब उसे कितने समय तक मतलब एक्सपायरी डेट उस पर डालना, ये सारी चीज़ें करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, नाम एवं पता, वस्तु का निर्माण, किन चीज़ों, मतलब यही सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब उसकी किस्म लिखना कि जो प्रोडक्ट में सामान है वो किस किस्म का है, घटिया किस्म का तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, और प्रत्येक वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित करना, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई वो सारी चीज़ें इसमें लिख देना। ठीक है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं, देखो उपभोक्ता की प्रमुख समस्या क्या है, अब हम बात कर लेते हैं उसकी। सबसे बड़ी समस्या क्या उपभोक्ता की, उपभोक्ता कैसा है, निरक्षर है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, प्रोडक्ट पे चाहे कुछ भी लिखा है वो पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, निरक्षर है, तो पहले क्या उसको एजुकेशन दी जाए। निरक्षर मतलब वैसे भी निरक्षर आ जाएगा, ओके, और जो नॉर्मल, दूसरा क्या है, जो ये उपभोक्ता से संबंधित चीज़ें हैं उनमें निरक्षर है, मतलब जो उपभोक्ता के अधिकार हैं वो चीज़ उसे नहीं पता है। तो दोनों क्षेत्र में पहले तो उसे शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब यहाँ पर जो समस्याएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता की समस्या है, तो प्रमुख समस्या में पहले आ जाएगा इसकी इलिटरेसी। ठीक है, फिर उसको क्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस, मतलब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है उसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अनावश्यक क्रय। हम लोगों की कई बार ऐसी आदत हो जाती है कि हम लोग चीज़ों को अनावश्यक रूप में क्या खरीदने की आदत हो जाती है, और जिससे क्या होता है, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं हमें मतलब एक आदी हो जाते हैं हम लोग फालतू की चीज़ें खरीदने की। और जो ग्राहक है बनाने वाला, फिर वो सोचता है कि अरे लोगों को तो पसंद आ ही रहा है, हम चाहे ख़राब बना रहे हैं चाहे सही बना रहे हैं, और वो क्या है, फिर उस प्रोडक्ट को वैसा ही लाता रहता है मार्केट में। ठीक है, चुनाव की समस्या, इतना सारा आजकल ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं, और क्या होते हैं, जो ओरिजिनल आ रहा है उसकी बनावटी भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। कई बार आप देखते हो, जैसे बच्चों के मैं चिप्स के पैकेट लाती हूँ, कुछ भी लाती हूँ, तो जैसे मेरी बेटी को ओनियन फ्लेवर बहुत पसंद है, तो ओनियन फ्लेवर के जो मैं चिप्स लाती हूँ तो उसके बहुत सारे वैरायटी आने लगे, तो मैं तो अब समझने लगी हूँ थोड़ा पैकेट को देख के। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, एक जैसा पैकेट देखा, एक जैसी चीज़ें देखी और ले आए। ठीक है, तो क्या है, चुनाव की समस्या, इतने ज़्यादा ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं हर चीज़ का, मतलब अलग, मतलब एक चीज़ आई मार्केट में, उसके कई, चॉकलेट के देखिए आप कई प्रकार आते हैं, जिसमें आप लोकल चॉकलेट भी देख लोगे। तो क्या है, अब इतने में यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ मतलब खराब प्रोडक्ट की है। ठीक है, झूठ एवं भ्रामक विज्ञापन, जो कि अभी हमने बताया ही कि
क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं है, विज्ञापनों पे बहुत ध्यान देते हैं और गलत विज्ञापन दे देते हैं। बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना, हम लोग क्या हर चीज़ को निर्भर है बाजार पर। अगर हमारे घर में खाली जगह पड़ी है, थोड़ी बहुत किचन गार्डन हम घर में भी बना सकते हैं, सब्जियां घर में भी उगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरा का पूरा डिपेंड है बाजार पे। जब तक बाजार में नहीं जाएंगे तब तक हमें सब्जी खाने को नसीब नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो दवाइयों वाली हो, चाहे के मतलब देखो दवाइयों से एक मतलब मैंने यहाँ तक सुना है कि रात में शाम को आप जाओगे दुकान वहाँ पर सॉरी खेत में, तो लौकी क्या होती है, जरा सा होता है, लेकिन वही वो लोग कुछ दवाई डालते हैं, सुबह तक वो पूरी लौकी बनकर क्या होती है, यहाँ पर पूरी लौकी बनकर ये तैयार हो जाती है, ठीक है। तो क्या है ये एक मिलावट ही तो है। मतलब एक इतनी छोटी सी लौकी है, मैं तो सुनकर ताज्जुब करती हूँ कि बस इतनी छोटी सी लौकी है, इससे भी छोटी है, और आप शाम को छोड़ के आओगे, सुबह देखोगे वो इतनी बड़ी हो जाएगी, पूरी मार्केट में बेचने लायक। तो क्या है, ये सब हम मिलावट वाला ही तो खा रहे हैं। ओके, क्योंकि हम पूरा का पूरा डिपेंड है हर चीज़ के लिए, मार्केट पर डिपेंड हो गए। जो चीज़ हम घर में कर सकते हैं वो चीज़ भी नहीं करना चाहते। मूल्य के प्रति अज्ञानता, ठीक है। कई बार तो लेबल लगाओ फिर भी हम उसका मूल्य चेक ही नहीं करते, दुकानदार जो बोल देता है और हम लेकर चले आते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता की मानसिकता, कई बार ये भी होता है ना मानसिकता में, जैसे कि हमें पता है हम ठगे गए हैं, ओके, और बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार हमें मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ हमें गलत मिल गई है, लेकिन हम आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते, ठीक है। यह लगता है क्या, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक ब्रेड का पैकेट आया, बड़ा पैकेट, मतलब यहाँ पर 55 रुपीज़ का सबसे बड़ा आता है, लेकर आए मेरे हस्बैंड, ठीक है। 55 रुपीज़ का ब्रेड था। वो ब्रेड जब मैंने खोला तो ऊपर की 2 ब्रेड अजीब सी लग रही थी। जब मैंने देखा ये मेरी भी मिस्टेक रही। अच्छा, मिस्टेक क्या रही, ये होता है कि जब दुकान से ही सामान लाए हैं तो डेट देख कर लाए होंगे, हमने भी पहले खोल दिया, डेट बाद में देगी। तो सिर्फ पैकेट को खोला था, हम चाहते तो उसको लगा सकते थे, ऊपर से उसकी जो वो थी टेप लग के आता है, वो मैं वही छुटाया था मैंने, तो वो मैं लगा सकती थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने इसकी डेट निकल गई। तो हमारे पतिदेव का जवाब आता है, कोई बात नहीं, गाय को खिला देंगे, ठीक है। बात ये नहीं है कि हमें गाय को, ये तो मजबूरी की, गाय को खिलाना भी ये तो मजबूरी का खिलाना हुआ गाय को, कि ख़राब है तो गाय को खिला दो, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बार जाओ तो उनसे कहो ये गलत ब्रेड दे दिए। तो उनको इतनी शर्म आ रही थी, गए ही नहीं, ठीक है। तो मतलब नहीं गए, तो वो हमने फिर गाय को ही खिलाया। और जबकि ज़्यादा नहीं है, उस एक दिन पहले डेट निकली हुई थी उसकी, और वो देखने में बस ऊपर के 2 ब्रेड ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, तो मुझे लगे सारे की सारे ख़राब होंगे। लेकिन अब हस्बैंड को पता चल गए, तो वो हमने मतलब फिर तुरंत गाय को भी खिलाए, सारे गेट पर रख दिया, ठीक है। तो क्या है ये, क्योंकि उपभोक्ता, अब हम तो उपभोक्ता थे ना, मेरे हस्बैंड कौन हुए यहाँ पर, उपभोक्ता हुए, लेकिन वो गए ही नहीं। तो ये क्या है, ये हमारी मानसिकता भी है एक तरीके की, कि चलो अब छोड़ो, आ गई तो आ गई, ठीक है। अब काला धन कमाने की मंशा, जो यहाँ पर जो समस्या उपभोक्ता की एक और है कि जो हमें क्यों ठगते हैं, जो क्रेता होते हैं, जो विक्रेता बेचने वाले लोग होते हैं, वो हमें क्यों ठगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक्स्ट्रा कमाई इकट्ठ होती रहे, काला धन वो लोग कमाते रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, बहुत सारे हैं। बढ़ती जनसंख्या का रीज़न ये हो गया कि चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है और लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, चीज़ें या तो मिलती नहीं है, मिलती हैं तो महंगी मिलती हैं, और महंगी भी मिलती है, साथ ही साथ लोगों की पूर्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मतलब जैसे कि उन्हें क्या है, लोग ज़्यादा हैं और चीज़ हो रही है कम, तो जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए उसको चीज़ दे देना, इस तरीके की सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि जो दुकानदार होता है ना, आप 10 बार दुकान पे जाते हो, एक दुकान अपने आसपास की ही जाते हो, तो दुकानदार भी अपने आसपास के लोगों को समझने लगता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का, इससे मैं कोई चीज़ 1000 की भी दूंगा तो ये ले लेगा, ठीक है, ये व्यक्ति बहस करेगा, तो वो चीज़ कम है तो वो संभाल के रख लेगा, उसी व्यक्ति का इंतजार करेगा, उसी को देगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, ओके। और गरीबी सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसकी वजह से हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं। दूसरा, हम अगर आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, अगर वो जो दुकान वाले ने कोई गलत चीज़ दे भी दी है तो हम आवाज़ ही नहीं उठाते डर की वजह से, क्योंकि ये जो होते हैं ना दुकानदार, सब होते हैं मिले हुए आपस में, और हम लोग क्या होते हैं, हम संगठित नहीं रहते, ओके। हम क्या होते हैं, अपनी गृहस्थी का सामान लेने जाते हैं, पड़ोसी अपनी गृहस्थी का सामान लेते जाते हैं, उसके में कोई मिलावट है तो उसे झेलना होता है, हमारे में कोई समस्या है तो हमें झेलना होता है, हम लोग संगठित नहीं रहते। लेकिन दुकानदार, अगर आपने एक पर आवाज़ उठाई तो सब एक हो जाएंगे कि अरे, मतलब चाहे रेट को लेकर आपने आवाज़ उठाई कि ये चीज़ महंगी दी गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मिलावट, एडल्ट्रेशन,
ये वाली गंभीर समस्या, हर चीज़ में मिलावट होती है। दोषपूर्ण भार एवं माप, हर चीज़ को गलत तरीके से नाप तोल के देते हैं ये लोग। कई बार आप देखते हो जो इनका तराजू होता है उसमें नीचे ये लोग क्या करते हैं, वो आती है चुंबक बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो उसको चिपका लेते हैं। उससे क्या होता है, वजन भारी होती है क्योंकि वो, और उससे क्या होता है ये लोग काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। ओके, कई बार इनके जो मेन जो बाट आते हैं उसकी जगह ये लोग क्या करते हैं, ईंट पत्थर के बाट बना लेते हैं। अब वो क्या पता कितने के हैं, वो कम के भी हो सकते हैं इनके, मान लो एक कहेंगे 1 kg का हो सकता है, 900 ग्राम का ही हो, ठीक है। तो ये भार माप से गलत तरीके का होना। पैकेट भी कभी कभी आप तोलोगे तो उसमें भी चीज़ कम होती है। कभी कभी जैसे हमारे 1 kg के जो डब्बे हैं उनमें वही चाय पत्ती नमक डालो तो वो डब्बा भर जाते हैं, अगर 1 kg का सामान है। और कभी कभी क्या होता है, वो डब्बे खाली रह जाते हैं उन्हीं पैकेट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा एक जैसा सामान हर पैकेट में नहीं निकलता है। कीमतों में वृद्धि, ओके, ये भी समस्या है, आए दिन कीमतें बढ़ती हैं घटती हैं। निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं मिलना, ये भी हमारी समस्या है। व्यापारियों विक्रेताओं का अशिष्ट व्यवहार, ये भी हमारी समस्या है। भाई अगर आप इन लोगों से कहोगे भी, विक्रेता से, तो क्या कहेंगे, हमने तो चीज़ सही दी थी, आपने घर से ले जाके गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है, आपने पैकेट खोल दिया। ये सारी समस्याएं होती है उपभोक्ता के साथ, ओके। फिर दुकान वाला, मतलब आप लेके जाओगे, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो ये आपसे क्या कहेंगे, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, तो इसका टैग हटा दिया, इसका टैग ऐसे कर दिया, मतलब भले ही नहीं हटा तो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये चेंज ना कर, मतलब करना पड़ जाए इनका, ठीक है। तो कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल का उपयोग, कई बार आप देखोगे एक्सपायरी डेट लिख देंगे और आप डेट ढूंढते रहोगे कि डेट पड़ी कहाँ पर है। होता है ऐसा, पैकेट पे नहीं होता, एक्सपायरी डेट कहीं लिखा होगा और डेट कहीं मिलेगी जाके, कभी कभी तो मिलती ही नहीं है, खाली बस इतना ही लिख देते हैं। वस्तुओं के अपर्याप्त पूर्ति, ठीक है। तो ये भी रीज़न है कि जब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ओके। जब चीज़ें ही नहीं है मार्केट में तो भी चीज़ की रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ओके। तो बात करते हैं कीमतों में वृद्धि के कारण क्या है। अब रीज़न को पढ़ लेते हैं। देखो इसी में इतना समय लग गया खाली छोटी छोटी चीज़ें बताने में। जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि, ये भी कीमत में वृद्धि कर देता है, ठीक है। मान लो मार्केट में सामान कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होता है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं कीमतों में। वस्तुओं के उत्पादन में कमी, कोई चीज़ है वो बनी कम रही है तो फिर उसमें उसके रेट ज़्यादा होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप, इस समय में चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि चीज़ें अवेलेबल हो नहीं पाती हैं, जो अवेलेबल होती है वो महंगी कर दी जाती हैं। उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की इच्छा, ज़्यादा लाभ कमाने का लालच जो होता है, इस वजह से भी कीमत जो है ये लोग बढ़ा देते हैं। सरकार की कुछ दोषपूर्ण नीतियाँ हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती है, इस वजह से भी दुकानदार अपनी मनमानी करते रहते हैं। भंडार की क्षमता का अभाव, जैसे कि आप जानते हो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे सीजनल है, टमाटर है, आप जानते हो एक समय बाद ये महंगा मिलता है और अभी क्या इसका सीजन चल रहा है, तो हम लोग चाहे तो ला के फ्रिज में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ पर नहीं, बड़े लेवल पे भी ये सेम चीज़ होती है कि हर चीज़ हर जगह स्टोर नहीं हो पाती है, कोल्ड स्टोर वगैरह हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते हैं और हर जगह ये हो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ये चीज़ें जो अभी तो क्या है, सड़कें ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जब सीजन होता है तो सड़कें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसके भंडारण की सही क्षमता नहीं है, सही जानकारी नहीं है, ठीक है, अभाव है इन चीज़ों का। तो इस वजह से क्या होता है, जब इसका सीजन चला जाता है तो वो चीज़ महंगी मिलती है, ओके। तो भंडार क्षमता का अभाव, जैसे टमाटर अभी सस्ता है तो अभी क्या है, इसको स्टोर हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खाएंगे बेचेंगे और कुछ क्या है, सड़कें ख़राब हो जाएंगे। जब अगला इनका सीज़न चला जाएगा, और जैसे मान लो गर्मी के दिनों में और ज़्यादा सड़ते हैं ये चीज़ें, गर्मियों में भी एक सीज़न होता है जहाँ पर टमाटर होते हैं, क्योंकि टमाटर कोई सालाना खेती नहीं होती है कि साल साल भर चलती है, ओके। कुछ समय के लिए होते थे, कुछ अभी ठंडों में देसी टमाटर आ रहे हैं, अभी जो गर्मियों में आएंगे वो भी एक वैरायटी होती है मोटी लेयर वाली, ठीक है, वो टमाटर आएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, एक समय के होते हैं, लेकिन एक बीच बीच में 2 समय ऐसे भी आते हैं जब टमाटर मतलब क्या होता है, मार्केट में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि खेती उस समय उसकी चल नहीं रही होती है, और जब ये होते हैं तब इनको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, समझ लो टमाटर एक समय में महंगा होता है खूब, ठीक है, खासतौर से गर्मी बारिश के मौसम में, ठीक है। भंडार की क्षमता का अभाव, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, जब प्रत्यक्ष तौर पर कर में वृद्धि कर दी जाती है तभी चीज़ महंगी हो जाती है। सरकार के दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, ओके। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता को शिक्षित करो,
उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो, उसे सही विज्ञापन दिखाया जाए। सूचनात्मक लेबल, जो लेबल है उस पर सारी सूचना को अंकित किया जाए, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, उसमें क्या क्या मतलब उसके क्या रेट हैं, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट और उसमें मिश्रित किया गया है, उसमें किस तरीके का रंग मिलाया गया है, हमारे लिए वो रंग कहीं हानिकारक तो नहीं है, हर एक चीज़ उस पर लिखना। ठीक है। प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह, ओके, जो भी ये ट्रेडमार्क्स जैसे प्रमाणीकरण चिन्ह, जैसे ISI हो गया, एग मार्क हो गया, मान लो कोई कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है तो उस पर एग मार्क जरूर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता संघ बनाए जाने चाहिए, जिससे अगर कोई समस्या होती है तो उपभोक्ता भी संगठित हो सके। ठीक है। क्योंकि विक्रेता, दुकान वाले तो सारे संगठित हो जाते हैं, वैसे भले ही वो चाहे कि हमारी दुकान चलती रहे, दूसरे की बंद रहे, लेकिन अगर आपने एक दुकान वाले से ये कह दिया कि ये आपने रेट कैसे बढ़ा दिए, तो सारे दुकान वाले की रेट सेम ही देखोगे आप। ठीक है। क्योंकि ये काम ये लोग मिलकर कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता, इस समय ये सब संगठित हो जाते हैं। ओके। तो ये क्या है, उपभोक्ता, जैसे दुकान वाले सारे साथ रहते हैं, ऐसे हम लोगों को भी संगठित होना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ओके। तो प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह की आगे हम बात करेंगे। वस्त्र खाद्य एवं वस्त्र खाद्य वस्तुओं एवं अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुओं के प्रमाणीकरण का कार्य भारतीय मानक संस्थान इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो वस्त्र खाद्य वस्तुएं एवं जो भी अनेक घरेलू वस्तुएं जो होती हैं, चाहे आपका वस्त्र हो गया, चाहे खाने वाली वस्तुएं हो गई, चाहे आपके घर में जो भी आप किचन के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे आप ओवन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप अपना मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मतलब कह रही हो, रूम हीटर यूज़ इस समय ठंड में कर रहे होगे, घर में गीज़र लगा होगा आपके, ये जितने भी आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वगैरह प्रयोग कर रहे हो, इन पर सभी पे किसका स्टैंडर्ड दिया जाता है, तो IBS का, मतलब बिस का, या फिर आप कह सकते हो ISI, ये प्रोडक्ट, ये सारे साइन दिए जाते हैं। ये संस्थान क्या किसी भी फर्म को तभी लाइसेंस देता है, मतलब किसी भी फर्म को तभी लाइसेंस देता है जब उसे ये विश्वास हो जाता है कि फर्म उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों को सदैव पालन करेगा, मतलब जो भी मापदंड है उनका सदैव पालन करेगा, और उसकी वस्तु की किस्म एवं गुणात्मकता हमेशा मापदंडों के अनुरूप खरी उतरेगी, तथा ऐसा करने के लिए उसमें आवश्यक सामर्थ्य भी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये दिए जाते हैं मानक जो दिए जाते हैं, तो ये ध्यान में रख कर दिए जाते हैं। पहले तो जैसे उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने क्या किया, कोई फर्म डाली, कोई मान लो हमने छोटा सा उद्योग डाला, अब हमने उसमें एक प्रोडक्ट तैयार किया। ठीक है। फिर हमने वो क्या किया, अगर खाने से संबंधित प्रोडक्ट है तो हमने कहाँ भेज दिया, वो CFTRI भेज दिया। ओके। CFTRI मतलब इसी जो भी ये मानक होते हैं उनके थ्रू कहा क्या किया, CFTRI भेज दिया। वहाँ पर ये साबित हो, जांच करेगा, CFTRI जो होता है उस प्रोडक्ट की पूरी जांच करेगा, और अगर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे कोई कलर है, खाने का गलत मिला रखा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा अगर जो हमारे लिए नुकसान का है, प्लस उसके रेट वेट भी सब सही हैं, और जो चीज़ें, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रयोग किए गए सारे मेंशन किए गए हैं, बिल्कुल उसका लेवल बढ़िया लगा हुआ है, उस पर एक्सपायरी डेट, इस्तेमाल की डेट सारी पड़ी हुई है। ठीक है। तो क्या है, जो भी ये संस्थाएं हैं क्या करती हैं, उसे क्या मानक दे देती हैं कि तुम अपना जो ये प्रोडक्ट है तुमने बनाया, ये बेचो मार्केट में, और मतलब पूरा हमेशा, और बीच बीच में क्या करेंगी, ये जो कंपनियां हैं, जो भी ये मानक है, ये क्या करते हैं, जांच पड़ताल भी करते रहते हैं। ठीक है। तो इनको ये लगता है कि हम, इस व्यक्ति ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, इस फर्म ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, ये मतलब उसे ये विश्वास हो जाता है, जो मानक है ISI समझ लो, या कोई भी, ठीक है, कोई भी मानक हो सकता है, जो आपके जैसे ISI है, एग मार्क है, तो उसे ये विश्वास हो जाता है कि फर्म उसके द्वारा निर्धारित मापदंड, जो भी, मान लो एग मार्क है, कृषि से संबंधित चीज़ों पर लगाता है, तो एग मार्क सेम चीज़ वहाँ पर भी होगी। तो एग मार्क क्या होता है, फिर जब वो देखता है कि अरे प्रोडक्ट बढ़िया है, कोई भी कमी नहीं है इसमें, तो उसे ये विश्वास हो जाता है कि भविष्य में भी ये व्यक्ति इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है। और जो भी हमारे मापदंड है, मान लो एग मार्क का जो भी मापदंड है, उसका सदैव पालन करेगा, और उसकी वस्तु की जो किस्म है, गुणात्मकता हमेशा जो होगी मापदंड के अनुरूप खरी उतरेगी। ठीक है। तो और मतलब ये जो काम कर रहा है, इसकी सामर्थ्य भी है कि ये काम, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं स्टार्टअप डालो, अपना खुद का काम शुरू
शुरू करो, पर अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कुछ मशीनें चाहिए होती हैं, कुछ लोग चाहिए होते हैं जिन्हें हमें महीने में सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, कोई भी एकदम ऐसे नहीं हो जाता है। हाँ, तो अब ये मत कहना गवर्नमेंट बहुत सारे लोन दे रही है, ये सब चीज़ें होती हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो वहाँ पर भी करने पड़ते हैं, जो कि हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए कोई भी आपने कोई उद्योग डाला तो उसके लिए आपकी सामर्थ्य भी होनी चाहिए, ये भी अगर लगेगा मानक के लिए, तभी वो अपना मानक आपको देगा। पता चले 1 महीने आपने काम किया, दूसरे महीने आपको अपनी फैक्ट्री है, उद्योग है, बंद करना पड़ जाए, तो ऐसे वो नहीं देगा, ठीक है। तो ये संस्थान ISI मार्क देती है। कल भी हमने आपको BIS के विषय में बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, प्रैक्टिस में। तो ये क्या करता है, BIS है, ये क्या होता है, ISI मार्क देती है, समय समय पर वस्तुओं का परीक्षण भी कराती है और गलत पाए जाने पर उत्पादक निर्माता को कठोर दंड भी देती है, उसके लाइसेंस को रद्द भी कर देती है, ठीक है। अब भले इसने ISI जो मानक था, इसने क्या करा, दे तो दिया आपको मानक, लेकिन अगर भविष्य में आपने लालच के कारण किसी भी वजह से गलत तरीके से फिर आपने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और वो तो परीक्षण करेगा समय समय पे जब मन होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर अगर गलत निकल गया प्रोडक्ट, आपके मिलावट की जांच हुई, कुछ भी निकला, तो क्या है, या आपने कोई गलत रसायन प्रयोग किया, तो आपको क्या है, वहाँ पर कठोर दंड भी दिया जाएगा और लाइसेंस भी आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता संघ क्या होता है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। अभी तक हम चीज़ें वही पढ़ रहे हैं, अब हम आ गए उपभोक्ता संघ पर, ठीक है। ये जो हम प्रमाणीकरण पढ़ रहे थे यहाँ पर, प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक चिन्ह जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो था, इसका यही जो हमने उपभोक्ता की समस्या का समाधान जो हमने बताया था, उसमें हमने जो ये वाला चौथा वाला पॉइंट है ना, इसी को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि और तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, आपको समझ आ जाती, ठीक है। यहाँ पर ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन भी जाते हैं, ओके। तो ये हम अब वही पढ़ रहे थे। अब हम आ गए किस पर, उपभोक्ता संघ, मतलब 5वें पॉइंट पर आ गए, क्योंकि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़े, ठीक है। बकाया तो ये तो नॉर्मल आपको कि लेवल पे क्या क्या लिखना चाहिए, सही विज्ञापन देना चाहिए, उपभोक्ता खुद शिक्षित होना चाहिए, तो ये तो आप समझ सकते हो। तो इनमें थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें थी, तो इसकी मैं कुछ लिख कर लाई हूँ, ठीक है। तो उपभोक्ता संघ की अब हम बात करते हैं। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं, इनमें आपने सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अभी आपको बताई थी, उपभोक्ता का पक्ष कैसा होता है, सदैव निर्बल रहता है, और उपभोक्ता वर्ग जो होता है संगठन में नहीं रहता है, जबकि जो निर्माता, विक्रेता, उत्पादककर्ता का जो पक्ष होता है, ये सबल एवं मजबूत होता है, ये फाइनेंशियली भी ज़्यादातर मजबूत होते हैं, क्योंकि ये इनकी दुकानें खूब चलती हैं, और प्लस ये ऐसे समय पर एक हो जाते हैं जब आप रेट को लेकर आवाज़ उठाओगे। कई बार आप देखते हो ये लोग जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, अगर कुछ भी होता है तो ये तो तुरंत क्या होते हैं, सारे एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे आपने उदाहरण देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, और यह वर्ग क्या होता है, संगठित रहता है और आसानी से हर एक चीज़ पर नियंत्रण पा लेता है। भाई पैसा है तो पुलिस का भी मुंह बंद कर दिया, ठीक है, चाहे वह वस्तुओं के मूल्य के संबंध में हो या फिर बिक्री पद्धति हो, वस्तु की निम्न गुणवत्ता की बात हो अथवा अन्य कोई भी मतलब समस्या हो, चाहे बिक्री की समस्या हो, चाहे आपसे पैसे ज़्यादा मतलब बिक्री में ले रहा हो, ठीक है, या फिर क्वालिटी में कोई कमी हो, ये सब क्या होते हैं, तुरंत एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उपभोक्ता संघ का निर्माण किया जाए, ठीक है, मतलब उपभोक्ता संगठन बनाया जाए। उत्पादक अक्सर क्या होता है, उपभोक्ता को धोखा देता ही रहता है, इसलिए उपभोक्ता की समस्या को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ की स्थापना कब की गई, ये चीज़ कमेंट में आप हम लोग हमें बताएंगे अभी, ठीक है। बकाया जब हम प्रश्न कराएंगे तो हम आपको ये सारा मतलब कराएंगे ही कराएंगे। अब हम बात करते हैं इसका जो उद्देश्य क्या था, अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ की, ये उपभोक्ताओं के लिए था, उनके हित के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोग वस्तुओं के स्तर को सुधारना तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, जिससे उपभोक्ता कभी भी ठगा जाए तो वो वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। कई शहरों में उपभोक्ता मंच भी कार्य कर रहे हैं। तो उपभोक्ता मंच और अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ, ये दो जो होते हैं संगठन, जहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट में कमी है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, ठीक है। तो भारत सरकार ने उपभोक्ता को
उपभोक्ता को उत्पादकों विक्रेताओं के शोषण से बचाने के लिए, ठीक है, जो दुकानदार हमारा जो उपभोक्ता का शोषण करते हैं उनको शोषण से बचाने के लिए विविध प्रकार के ठोस कदम उठाए। जो बात करते हैं, सबसे पहला कदम क्या है? उचित दर की दुकानें खोलना। उचित दर की मतलब समान दर की दुकानें खोलना जिनमें सभी चीज़ों के लगभग आसपास के रेट समान होने चाहिए। उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाली उत्तम कोटि की वस्तुएं प्राप्त हो। आगे हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित सभी से संबंधित कानून बने हुए हैं। सही भार माप, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका सही माप का हो, इस पर कानून बनाना। सब चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। सहकारी दुकानों एवं सुपर बाजारों का विकास करना। उपभोक्ता को सही जानकारी लेते रहने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उपभोक्ता को भी सही जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। और उपभोक्ता का शोषण ना हो इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए उसे सक्षम बनाना, ठीक है। जो उपभोक्ता शिक्षा आई है वो इसीलिए आई है। उन सभी कार्यों में सहयोग देना जिससे उपभोक्ता को संरक्षण प्राप्त हो। वस्तुओं को प्रमाणिक बनाने हेतु ISI एवं एग मार्क चिन्हों को आरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने पहल की और ये सारे मानक वगैरह बनाए। आगे बहुत सारे मानक पढ़ेंगे। सही भार के लिए भी मानक है, आपका हर चीज़ के लिए मानक है। शोषण, कालाबाजारी से संबंधित भी मानक है। सारे मानक हम पढ़ेंगे। अब बात आती है उपभोक्ता शिक्षा की कि उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है, कंज्यूमर एजुकेशन क्या होती है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करते हैं, उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि उपभोक्ता कौन है। तो जो उपभोग कर रहा है वस्तु का, जो हम सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन है? उपभोक्ता हैं। अर्थात मतलब हम पैसे खर्च करके सामान ला रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है तथा बदले में मूल्य चुकाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए? बदले में मूल्य चुकाता है, मतलब कोई भी सामान लिया उसके बदले में हम पैसे दे रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट खराब है तो फिर कहीं ना कहीं उपभोक्ता ठगा गया या नहीं ठगा गया। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन है, उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। ठीक है, क्या करता है? उपभोग के यथार्थ आशय, मतलब कोई चीज़ आप किस लिए खरीद रहे हो, उसको तभी तो ले रहे हो, तो ये समझकर आप चीज़ का उपभोग करते हो और उसके बदले आप उन्हें क्या देते हो? पैसे देते हो। शैक्षिक योजना समूह दिल्ली के अनुसार एक डेफिनेशन है, इसे भी पढ़ लीजिए। वह कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है। देखो ये डेफिनेशन पूछी जाती है इसलिए डाली है, ठीक है। वह कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी प्रकार के पदार्थ को खरीदता या उपयोग में लाता है। गृहिणी भी आर्थिक बाजार प्रणाली में उपभोक्ता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गृहिणी उपभोक्ता नहीं होती है, भाई हम सामान लेने जा रहे हैं तो हम भी उपभोक्ता हैं। वह कई विभिन्न किस्मों के मांग पर प्रभाव डालती है जो घर में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ, परिधान, फर्नीचर, घरेलू उपकरण। ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हम लोग ही लेके आते हैं मार्केट से घर, ठीक है। तो अगर ये चीज़ खराब निकलेंगे तो भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही प्रभावित हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि उपभोक्ता सिर्फ पुरुष होता है, भाई स्त्री भी होती है। घर की ज़्यादातर चीज़ें हम ही लोग लाते हैं। अब अर्थ की बात करते हैं, उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ क्या है। देखो, उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उपभोक्ता को योग्य, कुशल एवं जागरूक क्रेता बनाना है, कि वो जागरूक विक्रेता बनाना है जिससे वो सही से चीज़ों को खरीद सके, उससे सारी चीज़ों की जानकारी हो, सारे प्रोडक्ट की जानकारी हो, उसमें कहाँ क्या लिखा होगा ये सब जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता बुद्धिमान क्रेता बन सकता है, ठीक है। क्रेता मतलब खरीदने वाला, ठीक है। तो उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो जो एक नॉर्मल उपभोक्ता वो कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। उसे अपने अधिकारों की एथलीट जानकारी हो जाएगी कि उसके राइट्स क्या क्या है। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उसकी अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता शिक्षा को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है। जो आवश्यकता है पहले उसकी सूची बना लो, ठीक है। आवश्यकता की पहले सूची बना लो, ठीक है। जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति सबसे पहले करो, सब प्रथम उसकी पूर्ति करो। जो आपके आवश्यकता है, जिसके बिना, जैसे मेनली कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये हमारी आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो उपभोक्ता को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस पर खर्च करो। कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे लेकर जाते हो लिमिटेड, और आप आजकल क्या होता है, मॉल जाते हो, मॉल में क्या होता है, सारी चीज़ें सामने रखी होती हैं। तो आप जो चीज़ मेनली लेने जाते हो वो तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन दुनिया भर का आप कबाड़ा खरीद लाते हो। कई बार ऐसा भी होता है वो यूज़लेस चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मार्केट में चीज़ें उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि अरे उपभोक्ता को तो हर चीज़ पसंद आ रही है, वो ऐसी भी चीज़ें लाते रहेंगे जिनका कोई यूज़ नहीं है, हम बेवजह खरीद के ले आते हैं और एक समय बाद हम उसे कबाड़े में निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इससे क्या होगा, उसे
हर चीज़ की क्वालिटी की जानकारी हो जाएगी। उसे ये पता चल जाएगा अगर वो ठगी गई है तो उसकी सूचना उसे कहाँ देनी है, ठीक है, उसको अपने अधिकार पता चल जाएंगे। यही सारी शिक्षा के अंतर्गत उसे क्या होगा, जानकारी, विभिन्न तरीके की जानकारी हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता क्यों है भाई, यही कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। आप अपने अधिकारों, अगर हमें किसी भी विक्रेता ने ठगा है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा से हमें यही सारी और हर लगभग पूरा प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट का जानकारी का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट का लेवल है उस पर क्या क्या लिखा होता है वो सब हमें जानकारी हो जाती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो भी इतनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है वो उस चीज़ के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, इसीलिए हमें उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। कम से कम पैकेट पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ओके। उपभोक्ता के अधिकार की अब हम बात करेंगे, राइट टू कंज्यूमर। क्या क्या हमारे अधिकार होते हैं। तो व्यापारी, निर्माता या विक्रेता या उपभोक्ता का शोषण इसलिए करते हैं, देखो व्यापारी कहोगे, निर्माता कहोगे या जो ये क्रेता होते हैं, क्रेता हम उपभोक्ता को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये और विक्रेता ये तीनों सेम है, ठीक है। व्यापारी, निर्माता और विक्रेता ये तीनों सेम है, उपभोक्ता और क्रेता सेम है। तो ये व्यापारी, निर्माता और विक्रेता जो होते हैं उपभोक्ता का शोषण क्यों करते हैं भाई, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं रहती है। तो जो हमारी उपभोक्ता शिक्षा है वो यही है कि इनको शिक्षित किया जाए। शिक्षित करने से क्या होता है, जब उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके जो ये व्यापारी वर्ग है ये उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। अज्ञानता के कारण वह अपने हितों का संरक्षण नहीं कर पाते। कई बार तो उपभोक्ता ये भी सोचकर चुप रह जाते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे भाग दौड़ करके इनकी शिकायत उपभोक्ता मंच तक पहुंचा सकेंगे, और ऐसा होता है, ओके। नॉर्मल हम ही लोग हैं, ओके। इन सभी बातों का लाभ विक्रेता उठाता है और उपभोक्ता का शोषण करता रहता है, ठीक है। तो ये भी उपभोक्ता के अधिकार में आता है कि उसे कई बार क्या होता है, वो बेवजह की भाग दौड़ से बचने के लिए, और ये भी डर होता है कि हमारे बहुत सारे पैसे और ना खर्च हो जाएं फालतू में, सामान तो गलत मिला उसके बदले में भी हमारे पैसे खर्च ना हो जाए, क्योंकि होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए भी हम लोग शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में समुचित जानकारी हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को निम्नांकित अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए 1986 के अंतर्गत, ये आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चयन का अधिकार, ठीक है, राइट टू चूज, कि जो चीज़ आप चूज कर रहे हो वो कैसी है, ठीक है। जैसे कि आप चयन के अधिकार में क्या देखोगे भाई, सबसे पहले सही मूल्य देखोगे, ओके, मूल्य सही है या नहीं है, चयन में ये देखोगे, ठीक है। तो जो भी वस्तु है वो वस्तु सही है ये देखोगे, ठीक है। परंतु ये तभी संभव होगा जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर क्या हो, नियंत्रण हो तथा प्रतिस्पर्धा भी हो, ठीक है। नियंत्रण हो मूल्य पर, अब ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, मूल्य पर नियंत्रण, और प्रतिस्पर्धा हो, निम्न स्तर का सामान होने पर वह लौटा सकता है, ठीक है, और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चयन का अधिकार में क्या है कि सही मूल्य की चीज़ होनी चाहिए, सही वस्तु का चयन होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, अगर कोई कमी निकलती है प्रोडक्ट में तो वो क्या है, अपना सामान वापस करता है, और अगर वापस करने पर जो आपका दुकानदार है वो चीज़ नहीं लेता है वापस, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये होता है चयन का अधिकार, कि आपका ये अधिकार है कि आप चीज़ सही मूल्य के और सही प्रोडक्ट की चयन करो। दूसरा आ जाता है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। आपने ये जो सही मूल्य की चीज़ खरीद ली है, सही पदार्थ भी देखने में तो सही लग रहा था, खरीद लिया आपने, ठीक है, लेकिन सुरक्षा में क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोई ऐसा रासायनिक तत्व तो नहीं मिलाया गया जो आपके लिए नुकसानदायक है, शुद्ध दूध की जगह कोई मिलावटी दूध तो नहीं मिल रहा है, शुद्ध घी की जगह कोई मतलब कोई भी डालडा वालडा तो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सुरक्षा के अधिकार में आती हैं। अगर आपको ये लगता है इसमें कोई चीज़ की मिलावट की गई, आप घर पर आए, आपको तरीके आते हैं, आपने उपभोक्ता शिक्षा ले रखी है, आपको ये तरीका है कि आप कैसे भी चीज़ को जांच सकते हो। जैसे हमने क्या करा, मिर्च लेकर आए, ओके, मिर्च लेकर आए, मिर्च को आपने क्या करा, पानी में डाला, वो जो मिट्टी होगी, ईंट होगी, वो नीचे बैठ जाएगी और मिर्च ऊपर तैरने लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा। इलायची, हरी इलायची, वो देखने में ही अजीब सी आपकी सूखी सूखी लगेगी, मतलब उसका तेल निकाल लिया गया। अब आपको ये चीज़ देखते ही समझ आ गई, अरे ये तो गड़बड़ लग रहा है, हल्दी का रंग अलग तरीके से पीला लग रहा है, बहुत ज़्यादा चमकीला सा लग रहा है, तो क्या है, मिलावट है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें मिलावट है, और आप गए कहाँ, दुकानदार के पास वापस करने के लिए, तो वो अगर वापस नहीं करता उस चीज़ को
तो आप क्या करोगे, मतलब उसको प्रयोगशाला भेज सकते हो, प्रयोगशाला में जांच करवा सकते हो। अगर मिलावट आती है तो वो क्या है, तो उसको मतलब सजा होगी होगी, ठीक है, दुकानदार को। तो यहाँ पर सुरक्षा का अधिकार भी है। अधिकार सुरक्षा का मतलब यह है कि आपको कोई भी चीज़ मिलावट की, कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब दुकानदार का इतना अधिकार नहीं है कि आप गलत चीज़ दे दे, मतलब मिलावट वाली दे दे जिससे आप बीमार हो जाओ, खाकर कोई कैजुअलिटी हो जाए, ठीक है। सूचित किए जाने का अधिकार भी है, ठीक है। मतलब आपको ये अधिकार है कि प्रोडक्ट जो भी है उसके विषय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वस्तु की गुणवत्ता, किस्म, मात्रा, शुद्धता, उसका मानक, मूल्य, सब पर आपको मतलब सूचित करने का आपको अधिकार है, मतलब जानकारी का आपको अधिकार है, ठीक है ना। कोई भी अगर जरा सा भी आपको संदेह है तो आप क्या कर सकते हो, अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ या जो जिला परिषद अधिकारी होता है, जिला रसद अधिकारी हो, उसको आप क्या कर सकते हो, तुरंत कंप्लेन कर सकते हो। आपका ये अधिकार है, आप पूरे प्रोडक्ट की छानबीन कर सकते हो। भाई आप उपभोक्ता हो, आप अपने यूज़ के लिए चीज़ ले रहे हो तो आप खराब क्यों लोगे, पैसे भी दे रहे हो। किस उत्पादित वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल सेम ही चीज़ है, ठीक है। कोई भी वस्तु उत्पादित हुई है तो वो नई वस्तु आई है मार्केट में, पूरी जानकारी लेने का आपको अधिकार है उसका। ओके, ये नहीं है कि आप दुकान पे गए, आपने उसके विषय में जानकारी मांगना स्टार्ट की, भाई नई नई चीज़ आई है मार्केट में, आपसे आपने सवाल जवाब शुरू किया तो दुकानदार खिसे आ गया, गुस्सा हो गया, उसने आपको बाहर कर दिया। नहीं, हाँ, अगर आपके सही सवाल है, सही उसी मतलब प्रोडक्ट से संबंधित है तो आपकी सारी इच्छाओं को वो शांत करेगा। नहीं तो आप उस पर कंप्लेंट डाल सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये कि या तो प्रोडक्ट गलत है तभी वो जवाब देना नहीं चाह रहा है। क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उस चीज़ से मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें कोई मिलावट थी, उससे आपका बच्चा बीमार हो गया, हम बीमार हो गए, मतलब आप जो खुद बीमार हो गए, घर में बच्चों को कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो भी हमारा दवाई गोली में पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, जो भी हमारी मान लो हम गए वहाँ तक मतलब उपभोक्ता संघ गए शिकायत करने के लिए, ठीक है, याचिका अपनी दायर करने के लिए, तो जाने आने में कुछ किराया भाड़ा तेल पेट्रोल लगा होगा ना, तो बहुत सारी क्षतिपूर्ति का भी अधिकार है आपका, उससे ले सकते हो आप, क्योंकि उसकी वजह से हुई है आपको ये दिक्कत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुनवाई का अधिकार। सुनवाई, आपको जो समस्या हुई है, ठीक है, उस पर सुनवाई का भी अधिकार है आपको। आप न्यायालय जा सकते हो, उपभोक्ता मंच जा सकते हो, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो और आपकी बात पर सुनवाई होगी, ये भी अधिकार है उपभोक्ता को। उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, जो मेन आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए, ये अधिकार है उपभोक्ता को। स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है उपभोक्ता को, ठीक है, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए उसे। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का भी हमें, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है, मतलब हमें शिक्षा लेने का भी अधिकार है, तो इससे भी हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उपभोक्ता के उत्तरदायित्व की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर की। तो यहाँ पर क्या उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन किया गया है, ठीक है। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में क्या है, उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि सारे काम विक्रेता के ही नहीं है, बेचने वाले के ही नहीं है, उपभोक्ता के भी, हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। जैसे जब हमें पता है कि दुकानदार हमें ठगता है तो हम क्यों ना उसके संगठन एवं परिषद बनाए जाए, मतलब हमारे जो उपभोक्ता हैं सारे मिलकर अपना एक संगठन बना लें कि अगर कोई गलत चीज़ होती है तो हम इसकी कंप्लेंट डालेंगे, ठीक है, तो इसके संगठन बनाए जाएं, और ये है भी, ओके। और उसके बाद आपका सचेत रहना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि प्रोडक्ट में कमी है तब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वस्तुओं का उत्तम चयन, वस्तुओं का उत्तम चयन करने का भी आपको मतलब शिक्षा, इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा है कि आपको सही तरीके से वस्तुओं का चयन करना आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं 4 पॉइंट की, वस्तुओं को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। वस्तुओं को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करने का भी अधिकार किसको है, उपभोक्ता को है। सूचनाओं को प्राप्त करना एवं उसका उपयोग करने का अधिकार भी किसको है, उपभोक्ता को है। उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग होना, मतलब जैसे एक उपभोक्ता के साथ कुछ गलत चीज़ आ गई है, गलत व्यवहार हुआ है, तो सबको क्या है, सक्रिय सहयोग देना है। ये नहीं कह रहे उसकी प्रॉब्लम है, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। ईमानदार एवं जो कुशल निर्माता है, जो मतलब जो निर्माता ऐसे हैं जो ईमानदार है, तो उनको सहयोग भी देना। ये नहीं है कि सबको एक ही, मतलब एक दुकान वाला व्यक्ति खराब है तो आपने सारे दुकानदारों को उसी की श्रेणी में रख दिया, नहीं, जो सही है उसको सपोर्ट करो। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना करना और शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना, ठीक है। जो उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं उनकी स्थापना करना, जिससे चीज़ें आपको, कुछ प्रोडक्ट को, जो सीजन वाली प्रोडक्ट है उनको सेव किया जा सके, जिससे आपको समय समय पर जब उसका सीजन ना हो तो चीज़ महंगी ना मिले, तो इसीलिए इन भंडारों की स्थापना करना जहाँ स्टोरेज हो सके, और शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना, ओके। अगर कोई प्रोडक्ट गलत मिला है तो उसके लिए आवाज़ उठाना,
और अब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि के से सरकार की उत्तरदायित्व क्या है। तो सरकार के उत्तरदायित्व, देखो ये ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं। ओके, सरकार के क्या अधिकार है उपभोक्ता के लिए? मूल्य को नियंत्रित में रखे, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं अब हमारे देश में पूर्ति नहीं हो रही, आप विदेश भेज दे रहे हो, तो ये निर्यात उनका रोका जाए। जो चीज़ ज़्यादा उसे भेजो बाहर, जो चीज़ कम है उसे विदेश में क्यों भेज रहे हो? पहले तो अपने देश की पूर्ति करो। और जब जो चीज़ कम है उसका बाहर निर्यात कर दिया जाता है, देश में कमी हो जाती है, वो चीज़ महंगी हो जाती है, ठीक है। जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी को निरुत्साहित करना। जो जमाखोरी की आदत है, जमाखोरी मतलब कई बार ऐसा होता है मार्केट में चीज़ नहीं मिलेगी लेकिन ये स्टोर कर रखी होती है कहीं। ओके, और क्या होता है, बेची नहीं जाती। इस वजह से क्या होता है कि अब जब बेची नहीं जाती है तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मार्केट में ही लोग छोड़ते हैं तो वो चीज़ महंगी मिलती है। ओके, और इससे ये खूब पैसा कमाते हैं। आपको लगेगा मार्केट में चीज़ है नहीं इसलिए महंगी मिल रही, होता सब है, ये निकालते ही थोड़ा थोड़ा है जिससे महंगा बिके। उचित मूल्यों की दुकान खोलना, ये भी गवर्नमेंट का अधिकार है, और कानून बनाना, ठीक है, और ये काम किए भी गए हैं। मतलब ये अधिकार है किसके? अच्छा, ये क्या होता है, पेज रिपीट, कानून बनाना, अच्छा हाँ। और क्या है, ईमानदार निर्माताओं व्यापारियों को सहयोग देना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। ये काम उपभोक्ता का भी था और गवर्नमेंट का भी है। समय समय पर वस्तुओं के मूल्य एवं गुणवत्ता का निरीक्षण कराना भी गवर्नमेंट का काम है। भ्रष्ट एवं बेईमान जो जमाखोर होते हैं, जो सामान का स्टोर करके रखते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हेतु न्यायालय स्थापित करना, ठीक है। तो जो लोग जमाखोरी करके मुनाफा कमाते हैं उन पर भी क्या होता है, कठोर कार्रवाई करने का गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, ठीक है। अब उपभोक्ता के हित की दृष्टि से विक्रेताओं एवं उत्पादनकर्ताओं के उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से विक्रेताओं एवं उत्पादनकर्ताओं के क्या मतलब उत्तरदायित्व, जो बनाने वाले सामान है या बेचने वाले। तो प्रमाणिक मापतोल का प्रयोग, जो मापतोल प्रमाणित है उसका प्रयोग करना, उचित मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करना, सूचनाओं का प्रकाशन एवं प्रसारण पूरा करना, ठीक है, जो भी सूचना उसको सही से प्रसारित करना, उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बिक्री करना, ठीक है, और मानकीकृत वस्तुओं का विक्रय करना, जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हैं, मानकी जिन पर मानक लगा है उनका विक्रय करना, और सरकारी नीतियों के अनुरूप विक्रय करना, जो भी सरकारी नीतियां हैं उनके अनुरूप विक्रय करना। तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसे ही चीज़ें नहीं चलनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात आ गए हैं किस पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर आ गए हैं। अब हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है, मेन वाला पॉइंट मुद्दा, लेकिन 1 घंटा लगभग निकल चुका, ठीक है। उपभोक्ता को धोखा देने से बचाने के लिए सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें 24 दिसंबर जो उपभोक्ता को समस्याएं होती हैं, तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 जो है पारित किया, ठीक है। ये क्या है, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, ठीक है, पारित किया। कब? 1986, 24 दिसंबर 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। क्या उद्देश्य है, उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र सरल तरीके से तथा कम खर्चों में दूर करने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि उपभोक्ता अगर कंप्लेन करे तो उसको वो गरीब हो जाए, बिल्कुल सारा पैसा उसका उसी केस में निपट जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कम खर्चों में करना, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कार्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम राहत प्रदान करना, ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम राहत प्रदान करना, उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ताओं की शिकायतों को का यथाशीघ्र सरल तरीकों से कम खर्चे में दूर करने की व्यवस्था करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों को महत्व दिया जाना, ठीक है, जो उपभोक्ता के राइट्स हैं हम लोगों के, उसको महत्व देना। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना है। अर्ध न्यायिक तंत्र 3 स्तरीय, किस पर, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, इसने किया है ये काम। क्या क्या है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जो अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इससे केंद्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है तथा उनकी रक्षा करना है, ठीक है। अब उपभोक्ता कौन है,
सबसे पहली चीज़ उपभोक्ता कौन है, तो हमने बता दिया उस किसे उपभोक्ता कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये विवाद का विषय नहीं कि उपभोक्ता कौन है, लेकिन मेनली उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मूल्य अदा करके कोई वस्तु खरीदता है। मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपभोक्ता किसे कहेंगे, पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से जो मूल्य अदा करके कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है अथवा भाड़े पर लेता है। अतः उपभोक्ता के अंतर्गत मुख्य दो बातें आती हैं, वस्तु या सेवा प्राप्त करना, वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए मूल्य अदा करना। ये दो मुख्य बातें किससे संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है। वस्तु या सेवा प्रदान करना, वस्तु या सेवा प्राप्त करना, क्योंकि उपभोक्ता सामान प्राप्त करता है, लेता है, तो वस्तु या सेवा प्राप्त करना और वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए मूल्य अदा करना, ये दो काम उपभोक्ता को से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति जो होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष है, ये सब क्या है, उपभोक्ता ही है एक तरीके के। अब अधिनियम की विशेषता क्या, उसकी बात करते हैं। उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए इस अधिनियम में 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। ये तीनों स्तर मुआवजे की वित्तीय सीमाओं पर निर्भर करते हैं। ये तीनों स्तर निम्नानुसार है और जिन्हें निम्न सारणी में दर्शाया गया है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जिला स्तर आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, जिला स्तर आ रहा है। सबसे पहले तालिका पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रम संख्या है तो 1 2 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 स्तरीय व्यवस्था है। फिर ये स्तर है, ये न्यायिक तंत्र और ये वित्तीय सीमा की कितने का नुकसान है उसकी सीमा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जिला स्तर पे क्या होते हैं, जिला मंच का गठन किया जाता है। ओके, ये उपभोक्ता संगठन है एक तरीके के। तो जिला जो है, जिला स्तर पर जिला मंच का यहाँ पर स्थापना की जाती है। अगर आपको 20 लाख तक की आपको कोई समस्या हुई है, मान लो कोई मिलावट वाला आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके चाहे डॉक्टरी इलाज में या किसी भी वजह से आपका 20 लाख का करीब नुकसान हो गया, मतलब 20 लाख तक का, 20 लाख से कम का भी हो सकता है, ओके, या 20 लाख तक का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार की भी समस्या हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो क्या है, आप यहाँ पर जिला स्तर पर अपनी जो जिला मंच है यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। ओके, और अगर आपका क्या हुआ, 20 लाख से या 1 करोड़ तक की कोई हानि हुई है, मतलब इतनी बड़ी समस्या थी कि जहाँ पर आपको 1 करोड़ तक की हानि उठानी पड़ी है, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ें होती हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप राज्य में अपने कर सकते हो अप्लाई, राज्य जो उपभोक्ता संगठन है उसमें अप्लाई कर सकते हो, राज्य आयोग में, और यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, और अगर इससे भी बड़ी समस्या, मान लो 1 करोड़ से अधिक का आपका मामला गड़बड़ हो गया, 1 करोड़ रुपए आपका खराब हो गया, तो क्या कर सकते हो आप, राष्ट्रीय जो स्तर पर जो है उस पर राष्ट्रीय आयोग में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये 3 तंत्र हैं। ओके, 20 लाख तक के लिए जिला फोरम में आप जा सकते हो, 20 लाख से 1 करोड़ के लिए आप राज्य आयोग जा सकते हो, और 1 करोड़ से अधिक होने पर राष्ट्रीय आयोग में अपनी याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है ताकि उन्हें लंबे समय तक असंतोषजनक मुआवजे के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, मतलब शीघ्र, बहुत जल्दी यहाँ पर निपटारा किया जाता है। अधिनियम में शिकायत प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर ही विवाद का निस्तारण प्रावधान है, मतलब 3 महीने में आपके विवाद का निस्तारण हो जाता है और आपको आपका मुआवजा भी मिल जाता है 90 दिनों के भीतर। ठीक है, मतलब कोशिश की जाती है मुआवजा दिलाने की। उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने हेतु शुल्क या फीस अदा करनी नहीं पड़ती। यहाँ पर निर्धन एवं कमाए वाले, मान लो ये नहीं कि आपको शिकायत दर्ज कराने पर पैसे देने पड़ेंगे, तब तो उपभोक्ता कभी जाएगा ही नहीं कि पहले ही हम ठग चुके हैं, अब हम और ठगे जाएं। ठीक है, निर्धन एवं कमाए वाले उपभोक्ता को अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति करने का भी पूर्व प्रयास किया जाता है। मान लो आपने शिकायत दर्ज कराई लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आपका किराया भाड़ा लगा और भी बहुत सारे खर्चे हो ही जाते हैं लिखा पढ़ी में, तो क्या है, आपको यहाँ पर वो वाली क्षतिपूर्ति भी कराई जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वस्तु से तात्पर्य उन सारी वस्तुओं से है जो मूल्य देकर खरीदी जाती है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, वस्त्र उद्योग हो, उपकरण, बर्तन। और यहाँ पर जो सेवा से तात्पर्य क्या है, उन सभी सेवाओं से है, जैसे डाकघर, बैंक, बीमा, रेलवे, बस, टेलीफोन, बिजली, पानी, रसोई गैस, चिकित्सा, कोरियर, शिक्षण संस्थान, वकील की सेवाएं। कोई भी सेवा आपको जो दी जा रही है वो उसमें कहीं भी कोई समस्या हुई है, ठीक है, किसी भी सामान को खरीदने में कोई भी समस्या हुई है, ठीक है, जिससे आपको पैसा भी गया और आपको सुरक्षा भी प्राप्त नहीं हुई और ऊपर से कोई नुकसान भी हो गया घर में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर आप कंप्लेंट डाल सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिकायत कौन कर सकता है। भाई शिकायत कौन कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उपभोक्ता स्वयं भी कर सकता है और मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन के सदस्य केंद्र या राज्य द्वारा भी शिकायत जो है करवा सकता है। ठीक है,
खुद तो कर ही सकता है, जो उपभोक्ता संगठन है आपके उनसे भी कह सकता है कि भाई आप चलो हमें यहाँ पर शिकायत दर्ज करानी, हमारा इतना इतना नुकसान हो गया। अब वो आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, किस शिकायत कब दायर करें ये बात आती है। तो वस्तु सेवा में अगर कोई दोष है तब आप शिकायत डाल सकते हो। जब व्यापारी उपभोक्ता से अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा कीमत मांगता है, मतलब जो पैकेट पर लिखा है उससे ज़्यादा आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। कोई चीज़ मिलावट है कुछ है तब आप कर सकते हो। जब व्यापारी विक्रेता द्वारा गलत एवं अनियंत्रित व्यापार से उपभोक्ता को किसी तरह जान माल की हानि होती है तब भी आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो। वस्तु खरीदने के 2 वर्ष के भीतर तक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। वस्तु खरीदने के 2 वर्ष के अंदर कोई समस्या हुई आपको उस प्रोडक्ट से, जो भी चीज़ आप लेकर आए हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न क्या क्या है। तो सरकारी प्रयत्न की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब यहाँ से बहुत अच्छी क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। लागू कब हुआ ये, 1 जून 1955 को ये लागू होता है। संशोधन इसमें कब हुआ, 1968 तथा 1973 में इसमें संशोधन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी भोज्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम PFA द्वारा बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता उसे मिलावटी माना जाता है। मतलब जो आपका फूड प्रोडक्ट, जो आपका ये फूड सेफ्टी जो भी एक्ट है ये, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन जो एक्ट है आपका PFA, ठीक है, अगर इसने जो मानक दिए हैं आपका भोज्य पदार्थ उसके अंतर्गत नहीं आता है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि इतना चीनी मिलाना है तो उतना ही मिलाना है आपको। ठीक है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो CFTRI है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, मैसूर में। अभी आपको कल हमने इसके प्रश्न भी कराए थे। ठीक है, तो CFTRI की स्थापना कब की गई है, मैसूर में की गई है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, या कई बार आहार भी लिखा होता है, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान। यहाँ मिलावटी भोज्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। तो मिलावटी भोज्य पदार्थों का परीक्षण कहाँ किया जाता है, CFTRI में किया जाता है। ठीक है, कहाँ इसका मतलब मेन जो यहाँ इसकी स्थापना कहाँ हुई है, मैसूर में हुई है। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता का मानक तैयार करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन FAO प्लस विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2 हैं, ध्यान रखिएगा। एक FAO की बात की जा रही है, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जा रही है। इनके संयुक्त तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनेंस कमीशन का गठन किया गया। तो ये वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेशन जो कमीशन है, इसका गठन किसने किया है, तो FAO और WHO ने किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और खाद्य एवं कृषि संगठन ने किया है, 2 लोगों ने मिलकर ये किया है। अब इस कमीशन के उद्देश्य क्या है, जो ये कमीशन बनाया है WHO ने और FAO ने, ठीक है, WHO की स्थापना 1948 में होती है, FAO की कब होती है, 1945 में होती है। तो इन्होंने जो ये कोड बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेशन जो कमीशन बनाया है, इसके उद्देश्य हैं उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा भोजन व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इनके उद्देश्य थे। इस कमीशन ने भी भोज्य पदार्थ के मानक स्टैंडर्ड तैयार किए हैं, वह चाहे कच्चा माल हो, सेमी प्रोसेस्ड मतलब हल्का बना हुआ माल हो, या फिर प्रोसेस्ड पूरी तरीके से कुक माल हो। ठीक है, इसके अंतर्गत भोजन को तैयार करते समय, संरक्षण हेतु परीक्षण का उपयोग करते समय, पैकिंग करते समय, संग्रह करते समय भोजन को दूषित होने से बचने के लिए कई उपाय किए गए हैं। मतलब ये जो आपका एक्ट है इसमें क्या किया गया है, इसमें किसी भी तरीके का आपका फूड हो, ठीक है, उस समय आपने भोजन तैयार करते समय भी सावधानी रखनी है। उसको सिर्फ प्रिजर्व कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते, उसका भी ध्यान रखना कि अगर कोई प्रिजर्वेटिव बैन है, अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है, और अगर कोई प्रिजर्वेटिव आप लगा मतलब डाल भी सकते हो, बैन नहीं है, तो उसकी एक मात्रा होती है कि इससे ज़्यादा नहीं प्रयोग कर सकते। ठीक है, परीक्षण का उपयोग करते समय अगर कोई समस्या होती है, मतलब बनाया आपने फिर भी परीक्षण के समय कुछ कमी आ गई तो भी आपको वो अपना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय भी ध्यान रखना। पैकिंग करते समय भी आपको पूरा उसका ईयर वगैरह का ध्यान रख के ही संग्रह करना है, नहीं पता चले प्रोडक्ट खराब हो जाए मार्केट में पहुँचते पहुँचते। ठीक है, भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए कई उपाय इस कमीशन ने भी किए हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनेंस कमीशन। ठीक है, PFA ने तो किए ही हैं, इसने भी किए हैं। खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, अभी हम 1954 ही पढ़ रहे हैं, 1954 में ही अभी हमने जो WHO FAO का जो कोड एक्ट है उसको पढ़ा। ठीक है, अभी भी हम 1954 वाला ही PFA पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता खाद्य सामग्री के नमूने को
पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है। ठीक है, तो कोई भी उपभोक्ता, अब मान लो हमारे बरेली में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम सीधे तो CFTRI नहीं जाएंगे, है ना, जांच करने। हम क्या करेंगे, जो पब्लिक हेल्थ लैब है वहाँ पर ले जाकर नमूने की जांच करवा सकते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट सिद्ध होती है तो विक्रेता व्यापारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हानिकारक पदार्थ की मिलावट की है तो उसे विक्रेता को 2000 जुर्माना और 6 वर्ष का कठोर कारावास दिए जाने का प्रावधान है। यदि उसे मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ की सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल क्या है, 2000 का जुर्माना और 6 वर्ष का कठोर कारावास है, कठोर कारावास, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा तो आजन्म कारावास, मतलब आजन्म, पूरे जीवन वो कारावास में रहेगा जो विक्रेता है, और 5000 का जुर्माना और देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार यदि होटल और रेस्टोरेंट का कोई भोजनालय में क्या होता है, खाद्य निरीक्षक जाता है जांच के लिए। ठीक है, तो जब खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है तो यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो उसके मालिक को 6 माह का कारावास तथा 4000 का जुर्माना भरना पड़ता है, भले ही उसे मिलावट की जानकारी नहीं हो। ठीक है, भले ही मालिक को क्या है, होटल तो उसने बनवा दिया, वो रोज़ तो जाता नहीं है, काम करने वाले वर्कर अलग है, उनने गलत तरीके से प्रोडक्ट बना दिया, तो ये सजा मालिक को मिलेगी। उससे क्या मतलब है, भाई तुम मालिक हो, ध्यान देने का काम तुम्हारा है। तो 6 माह का कारावास, 4000 का जुर्माना, जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, भोजनालय हैं, उन लोगों के लिए है ये। और जो अभी हमने 2000 बताया था आपको, वो क्या, कुछ नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो ये दुकानें होती हैं ग्रोसरीज वगैरह, उन लोगों के लिए होगा। यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट सिद्ध करने के लिए पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट पर उपभोक्ता अभियुक्त संतुष्ट नहीं हो तो वह उस खाद्य सामग्री का नमूना केंद्रीय भोज्यशाला, ठीक है, आपने क्या किया, जो पब्लिक हेल्थ वाला हमने बताया था कि वहाँ प्रयोगशाला में हम जांच के लिए ले जा सकते हैं, पर यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं लग रही, आपको ऐसा लग रहा है ये गलत रिपोर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस नमूने को केंद्रीय भोज्य प्रयोगशाला के निदेशक को भेज सकते हो। उसकी रिपोर्ट अंतिम प्रमाण मानी जाती है तथा इसके लिए इसके द्वारा किया गया निर्णय सभी को फिर मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तो आप दोबारा जा सकते हो, जो पब्लिक वाला था, पब्लिक हेल्थ लैब जो थी, वहाँ से तो आप यहाँ जा सकते हो केंद्रीय भोज्य प्रयोगशाला, पर यहाँ से भी अगर आपकी रिपोर्ट मतलब आप गलत साबित हो गए उपभोक्ता होके, तो आपको क्या है, फिर मतलब फिर आपको वो माननी पड़ेगी रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की, फल उत्पाद आदेश मानक की बात करेंगे, FPO की। ये कब आता है, तो भारत सरकार ने सबसे पहले फल उत्पाद आदेश के बारे में जनता को जानकारी 1946 में दी थी। इसके पश्चात 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये सारे अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 1955 में क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम आता है। 1946 में इसके विषय में जानकारी दी थी सरकार ने, किसे, जनता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया। तो ये पूछा जाए जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, फल उत्पाद आदेश मानक है, किसके अंतर्गत लागू किया गया, तो जो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसके अंतर्गत ये लागू किया गया। इसके बाद सन 1961 में इसमें कई सुधार भी किए गए, तो 1961 में FPO में सुधार किए गए। ओके, भारत सरकार ने जनता को जानकारी 1946 में इसके विषय में दी, ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। एगमार्क प्रमाणीकरण की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के मार्केटिंग एवं निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह मानक तैयार किया है। ठीक है, किसके लिए, भाई जो भी भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो उसकी कम से कम इतनी तो गुणवत्ता बनाए रखो कि किसी व्यक्ति को जान मान की कोई हानि ना हो। ठीक है, कोई भी उसको मतलब उससे कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो, तो इतना आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको कोई भी मतलब ये नहीं हो कि उसकी चीज़ का जितना आप मूल्य नहीं, उससे डबल मूल्य आपने कर रखा है, तो ये सारी चीज़ों से बचाना। ओके, बकाया जो आपका एग मार्क है, ये मेनली जो बात करता है वो उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की बात करता है किसी भी भोज्य पदार्थ की। तो एग मार्क के जो एग मार्क चिन्ह है, ये मुख्यतः भोज्य पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रुपए पैसों का इतना जांच नहीं होता है, यहाँ की कितने का आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा, यहाँ पर जांच होती है उसके भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं की या गुणों की, जिसमें पौष्टिक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, मेनली। ठीक है, तो ये क्या होता है, पौष्टिक तत्व के आधार पर की जाती है। सभी कृषि उत्पादों पर ये एगमार्क चिन्ह दिया जाता है। किस पर, कृषि उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर एगमार्क लगाया जाता है। कृषि उत्पाद कौन होते हैं, अब आप कहोगे अंडा कृषि उत्पाद है, हाँ बिल्कुल, मुर्गी पालन भी कृषि कार्य में आता है। ठीक है, आपका डेयरी उत्पादन जो है, डेयरी वगैरह होते हैं, ये भी आपके कृषि कार्य में ही आते हैं। तो खाद्य हो गया, खाद्य तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, मसाले हो गए, ये सारे मसाले कहाँ से आते हैं, खेती से आते हैं। ठीक है, तो ये सब कृषि उत्पादित भोज्य पदार्थ हैं।
इसका अर्थ खाद्य वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता का है अथवा इसके प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तो मतलब इसका अर्थ क्या है, जो एगमार्क है इसका अर्थ ये है कि जो भी खाद्य वस्तु है आपने खरीदी है ये अपेक्षित गुणवत्ता की, मतलब ये साइन लगा है तो आप कहोगे मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है और आपके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1973 की। ठीक है, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम कब आया? 1973 में आया। इस अधिनियम के अनुसार क्या था, सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किया गया है जो इस बात की गारंटी देता है कि चिन्ह के लगे उत्पाद के सेवन से स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव, हानिकारक या घातक परिणाम नहीं होगा। भोज्य पदार्थ पर ग्रेडिंग की जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये जो आपका था कृषि उत्पादों में ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम कब आता है? 1973 में आता है। ओके, और इस पर ग्रेडिंग कैसे की जाती है? अगर विशिष्ट श्रेणी का कोई प्रोडक्ट है तो ग्रेड 1, उत्तम श्रेणी का प्रोडक्ट है मतलब विशिष्ट से क्वालिटी थोड़ी कम है तो उत्तम श्रेणी का मतलब ग्रेड 2 दिया जाएगा। मतलब अच्छी श्रेणी का है, ओके, अच्छी श्रेणी का तो ग्रेड 3 दिया जाएगा, और साधारण श्रेणी का प्रोडक्ट है तो उस ग्रेड 4 दिएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बिल्कुल फ्रेश हर चीज़ यूज़ की है। इसमें क्या है कि चीज़ फ्रेश है लेकिन हो सकता है ना कुछ थोड़ा मतलब इससे क्वालिटी में चमक दमक में थोड़ी कमी हो प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये होता है, ये जो श्रेणियाँ दी जा रही हैं इसमें ये कोई मतलब नहीं होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको हेल्थ पर गलत प्रभाव डालेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। चारों सही हैं, अच्छे हैं, बस इससे क्या विशिष्ट श्रेणी का थोड़ा महंगा, ज़्यादा महंगा होगा, मतलब सबसे महंगा ये होगा, उससे कम पैसे वाला उत्तम श्रेणी का होगा, उससे कम पैसे वाला अच्छी श्रेणी का होगा, उससे कम पैसे वाला साधारण श्रेणी का चीज़ें यूज़ किया जाएगा। जैसे आपको उदाहरण दूँ, जैसे आपको क्या होता है, कोटे पे चावल मिलते हैं। कोटा जानते हो आप लोग, जो ये गांव में चलते हैं, जो गवर्नमेंट दिलाती कुछ, तो कोटे पे जो चावल, गेहूँ, चीनी ये मिलती हैं, ये क्या होते हैं, इनमें ऐसा थोड़ी ना है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी कम होती है या कुछ भी होता। भाई चावल है, स्टार्च होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, ओके, लेकिन क्या होता है, ये देखने में थोड़े मोटे होंगे, टूटे ऊटे होंगे, मतलब उनको बनाने में जैसे कि जो छोटे मोटे चावल टूटे हुए निकल जाते हैं, जो अमीर लोग नहीं खरीदते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ भेज दी जाती हैं सस्ते दामों पे। ठीक है, तो ये ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, तो इनकी श्रेणी कोई विशिष्ट या उच्च थोड़ी ना होगी, ये निम्न श्रेणी में ही आएंगे, साधारण श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, मतलब साधारण श्रेणी में आएंगे, लेकिन क्या होता है, इनकी क्वालिटी में ऐसी कोई कमी नहीं होगी कि आप ये कोटे वाला चावल खा लोगे तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनसे बीमार होगे, बस ये है कि जितनी अच्छा प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट श्रेणी, उससे कम का उत्तम श्रेणी मतलब ग्रेड 2 दे दिया। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेडिंग कर दी। ये एक्ट आता है 1973 में। परंतु ये चिन्ह तभी दिया जाता है जब भोज्य पदार्थ एगमार्क द्वारा निर्धारित मानक से संबंधित सभी चिन्हों को पूरा करता है, अन्यथा ये चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो जो ये चिन्ह आपको दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कृषि उत्पादों को ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम जो आया है, तो कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग कब दिया जाता है, तो ग्रेडिंग तब दिया जाता है जब एगमार्क उसको फाइनल कर देता है। एगमार्क क्योंकि कृषि उत्पाद है ना, तो एगमार्क क्या करता है, कृषि उत्पादों पर ही तो साइन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं औषधियाँ एवं मादक पदार्थ अधिनियम। इसमें वही चीज़ है कि जो अल्कोहल वगैरह आपने प्रयोग किया है उसमें जो भी आपने चीज़ें डाली हैं तो उसमें सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए। ये 1940 में आया है, इससे यही पूछा जा सकता है बस इस एक्ट को, तो ये डेट याद रखिएगा। ओके, बकाया तो आप समझ ही गए होगे, मतलब जो भी चीज़ें इसमें मादक पदार्थ में पड़ती हैं, औषधियों में जो चीज़ें पड़ती हैं उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। ओके, और लोगों को उस पर ये चीज़ जरूर लिखी होनी चाहिए कि कितना उस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, क्योंकि खासतौर से इनमें क्या समस्या होती है, जब हम आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। मान लो डॉक्टर ने कही थी 5 ml दवाई खानी है, आपने 10 ml खा ली, तो कहीं ना कहीं पेट वेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये एक्ट 1940 में आया है, इतना ध्यान रखना। भार एवं माप स्थिरीकरण अधिनियम कब आता है, ये 1939 में आया है। भार एवं माप स्थिरीकरण अधिनियम कब आया है, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट। ये आप जानते हो पहले के समय में क्या होता था, ये चीज़ बड़ी समस्या थी। कहीं पर पौंड में चीज़ें तोली जाती थी, कहीं पर क्या होता था किलो में तोली जाती थी, कभी कहीं ग्राम में चीज़ें, मतलब बहुत तरीके के पहले के समय में माप के वो चलते थे। कहीं छटाक का भी चलता था, छटाक समझ गए होगा, सुना होगा आपने, कहीं पसेरी, कहीं कच्चा सेर।
ठीक है, इस तरीके की शब्दावलियाँ प्रयोग होती थी। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, ये था ये जो बेचने वाले लोग थे मतलब इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। कहीं मतलब किलो में बेच रहे हैं, कहीं पर ग्राम में बेच रहे थे, ऐसे करके ये खूब मुनाफा कमाते थे। तो इन सारी चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों को ये छटाक बटाक रोकने के लिए एक माप तौल की प्रणाली आई। ठीक है, तो नाप तौल की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 28 मार्च 1939 में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अंतर्गत प्रमाणित वजन तैयार किए गए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण यह लागू नहीं हो सका। फिर इसे 1 जुलाई 1942 को प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने कहा, नाप तौल की मनमानी को रोकने के लिए कब आया, 28 मार्च को 1939 को ये आया स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट कब आया, 28 मार्च 1939 को आया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर विश्व युद्ध शुरू हो गया। ओके, विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ये चीज़ उस समय काम नहीं कर पाए। तो ये पारित एक्ट जो था, प्रमाणित वजन तैयार किए गए, परंतु यहाँ पर मतलब प्रमाणित वजन को तैयार तो कर लिया गया, लेकिन ये क्या हुआ, लागू नहीं हो पाया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ओके, 1 जुलाई 1942 को ये प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया। तो ये एक्ट तो 1939 में आया, लेकिन लागू कब किया गया पूछा जाए तो 1942, 1 जुलाई 1942 को प्रभावशाली तरीके से ये लागू किया गया। ये जब बना तब लागू नहीं हो पाया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं, नाप तौल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1956 में पारित किया गया। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा पारित कब किया गया, 1956 में नाप तौल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इसके अंतर्गत मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, तो जो नाप तौल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1956 में पारित हुआ, तो मैट्रिक प्रणाली इसके द्वारा अपनाई गई। इसमें क्या था, मैट्रिक प्रणाली में जैसे लीटर में मापना, मिलीलीटर में जब चीज़ें जैसे पानी है, दूध है, तो हम इसको क्या लीटर में या मिलीलीटर में मापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर का उपयोग यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह तोलने हेतु तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल का उपयोग किया गया। तो कोई चीज़ हम जो तराजू में तोलते हैं तो उसको किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल में तोलते हैं। किसी चीज़ को हम नापते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, जैसे दूध, पानी, ऐसी चीज़ें जो लिक्विड वाली होती हैं इनको हम लीटर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह अधिनियम संपूर्ण देश में सन 1960 से लागू हुआ। सरकार के सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल निदेशालय उपभोक्ताओं के संरक्षण, विशेषकर नाप तौल के मानकीकरण एवं उनके जागरूकता उत्पन्न करने का काम करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा अच्छे से, जो नाप तौल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1956 में पारित होता है, भारत सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नाप तौल की मनमानी को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार ने पारित किया वो 28 मार्च 1939 में था। ठीक है, ये पारित हुआ था, वो ये क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट था। तो ये थोड़ा थोड़ा शब्दों में अंतर, ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिक प्रणाली का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान, ये पारित कब होता है जाके भाई, बन तो यहाँ पर गया स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट, ये पारित 1 जुलाई 1942 को होता है। तो ये शब्दों को इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर दिया है नाप तौल मानक अधिनियम, तो शब्दों को ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर मैट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया गया, नहीं तो ये डेट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका कौन सा आंसर लगाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जागरूकता वगैरह उत्पन्न करने के लिए। अच्छा हाँ, सरकार के सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नापतोल निदेशालय उपभोक्ताओं के संरक्षण, विशेषकर नापतोल के मानकीकरण एवं उनमें जागरूकता उत्पन्न करने का काम करता है। तो हाँ, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, मतलब सभी विभागों में जहाँ पर ये नापतोल का काम होता है उन लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, और जिससे कि ये जो मानक है इन्हें फॉलो करने के लिए जागरूक करता है। नहीं तो क्या है, अगर गलत नापतोल रोज होती रही और कोई उपभोक्ता भड़क गया तो आपको क्या है, जेल भी हो सकती है। पुनः नापतोल अधिनियम 1976 में पारित किया गया। पुनः नापतोल अधिनियम पूछा था, पुनः नापतोल अधिनियम कब जब पारित किया गया तो 1976 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भेजे जाने वाले डिब्बाबंद पैकिंग, जो डिब्बाबंद पैकिंग किए हुए वस्तुओं पर निर्माता की ओर एक घोषणा पत्र जारी करना आवश्यक था। जो डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं, डिब्बाबंद, ठीक है, उन पर
क्या होता था, उन पर भी आपको पूरी चीज़ें लिखना अनिवार्य। आप जानते हो डिब्बे में चीज़ें आती हैं तो क्या डिब्बे पे भी सारी चीज़ें लिखी हुई होती, ठीक है। तो ये 1900 पुनः नापतोल अधिनियम 1976 में डिब्बाबंद एवं पैकिंग किए हुए वस्तुओं पर, डिब्बाबंद एवं पैकिंग किए हुए दोनों पर, डिब्बाबंद और पैकिंग किए हुए, जो वस्तु पैकिंग की होती है, कोई भी वस्तु हो, पैकेट में भी तो आती हैं चीज़ें, ठीक है, और डब्बे में भी आती हैं। तो इन पर क्या होता है, सभी पर आपको एक घोषणा पत्र जारी करना होता है। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची झारखंड में इसका प्रशिक्षण केंद्र है, जो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मापतौल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, ठीक है। तो ये नापतौल से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये कहाँ पर, रांची झारखंड में है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है पूरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। जिससे क्या होता है, जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, अब ये लोग कहीं मान लो जांच के लिए, कहीं निरीक्षण के लिए जाते हैं, किसी उपभोक्ता ने शिकायत करी कि वहाँ पर ये गलत चीज़ें नाप तोल के देते हैं, तो अब जाते हो आप निरीक्षण के लिए, तो आप ही को नहीं पता है कि कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं जैसे ये लोग जिससे नाप तोल करते हैं, तो इनका प्रशिक्षण भी होता है, ठीक है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब बात करते हैं श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ये 1937 में आता है। इस संस्था द्वारा भी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत अथवा कर अंक एवं श्रेणी प्रदान की जाती है। इन चीज़ों को लिखते चलना, लिख के याद करोगे तब कन्फ्यूज़न खत्म होगा, नहीं तो आप बार बार भूल जाओगे कि कौन सा एक्ट कहाँ पर है। ये भी एक ग्रेडिंग का एक्ट है, ओके, ये भी ग्रेडिंग का एक्ट है। एक ग्रेडिंग वाला एक्ट हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा वाला एक्ट था, ये था कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम। ये कृषि उत्पादों का था, जिस पर एगमार्क लगा होता है उसको दिया जाता है। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये वाला श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम, इसमें भी ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में आया। इस संस्था द्वारा भी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर अंक एवं श्रेणी प्रदान किए जाते हैं। तो वही सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। विशिष्ट क्वालिटी ग्रेड 1, ठीक है, उत्तम क्वालिटी ग्रेड 2, इस तरीके से। दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, फल सब्जी, अंडा, आटा, वनस्पति कपास, तिलहन, गेहूं, सन कपास, तंबाकू, गुड़, कच्चा चमड़ा आदि पदार्थों पर यह नियम लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेड के हिसाब से चीज़ें बेची जाती हैं। श्रेणीकरण का कार्य ऐच्छिक संस्थाओं, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जो श्रेणी करते हैं ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये करता कौन है पूछा जाए तो ऐच्छिक संस्थाएं करती हैं, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं वस्तुओं के गुणों की जांच, समय समय पर इनका निरीक्षण भी करती हैं, ओके, कि जो हमने ग्रेड दे रखे हैं उनके अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 1970। तो डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब आता है, 1970। डिब्बाबंद, खाली आपसे डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम पूछा जाए तो 1970। डिब्बाबंद प्लस पैकेट, ठीक है, डिब्बाबंद प्लस पैकेट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डिब्बाबंद प्लस पैकेट वाला ये था, ये कहाँ गया, अरे जो 1970 सॉरी 1973 करके था, 1943 करके था, ओ कहाँ चला गया भाई। ये है पुनः नापतौल अधिनियम 1976 पारित की गया। इस अधिनियम, हाँ, जो पुनः नापतौल अधिनियम था ये था डिब्बाबंद एवं पैकिंग 1976, ठीक है, ये याद रखना है। देखो डेट कितनी जल्दी भूलते हैं, 1976, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ो कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर इसलिए इनको एक जगह लिख कर रखना, लिख के क्या होगा आपको याद हो जाएगा तुरंत, ओके। तो 1976 डिब्बाबंद, ओके, डिब्बाबंद प्लस पैकिंग आ रहा है, और खाली डिब्बाबंद 1970, ओके। ये तो कई बार पूछा गया, डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 1970। विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, जो है विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम, ये कब आता है, ये 1976 में आता है। इसमें क्या होता है, बाजार में केवल ISI मार्क या DIQCM के चिन्ह लगे विद्युतीय उपकरण बेचे जाएं, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। तो विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम में मेन क्या है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी विद्युत के उपकरण होते हैं उन पर या तो ISI मार्क लगता है या DIQCM के चिन्ह वाले उपकरण बेचे जाते हैं। तो ये मार्क देखकर ही आप उपकरण खरीदें जब भी आप बिजली का कोई यंत्र खरीदें, ठीक है। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम आया 1969 में। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम 1969 में। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट कब आया, 1979 में। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी को रोकने के लिए 1979 में एक्ट पास हुआ, ठीक है।
5 अक्टूबर 1979 को ये एक्ट पास किया गया था। कौन सा वाला? ये वाला, मेंटेनेंस वाला, जो मार्केट में कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो 1979 को ये एक्ट पास किया गया। फरवरी 1980 में संसद के द्वारा इसे अधिनियम का रूप दिया गया। अधिनियम का रूप क्यों दिया जा रहा है? एक्ट का रूप 1980 में। पास कब किया गया? 1979 में। और फिर सन 1982 में इस अधिनियम में संशोधन करके जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, मतलब जो पुलिस हैं, ये सब हैं, कलेक्टर वगैरह, इनको क्या होता है, जो दोषी व्यक्ति हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, इन पर क्या होता है, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिससे ये पकड़ में आए और ये चीज़ कालाबाजारी रोकी जाए। आगे हम बात करते हैं भारतीय मानक संस्थान ISI की। जो आपका मेनली क्या होता है, यही पूछा जाता है, भारतीय मानक संस्थान कब आया? 1947 में आया, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ISI ये देश की एक अति महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं पदार्थ के मानक को बनाए रखना है। इसकी स्थापना जनवरी 1947 में की गई। यह संस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बकाया 1947 में ISI आता है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक संस्थान को उत्पादकों को ISI चिन्ह प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार ISI प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो कोई भी जो भारतीय मानक संस्थान है, समझने के लिए, जो भारतीय मानक संस्थान को उत्पादक मतलब जो बनाने वाले सामान है, ठीक है, को ISI चिन्ह प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है। ठीक है, समझ रहे हो, जो उत्पादक हैं उनको लाइसेंस देने का अधिकार है। ISI प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। जो ISI मार्क है, ये किसके द्वारा आपको दिया गया है? तो प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम 1952 के अंतर्गत ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय मानक संस्था 13,000 से भी अधिक प्रकार के स्तर निर्धारित कर चुकी है। इसके स्तरीकरण का मुख्य उद्देश्य है वस्तु उद्देश्य के अनुरूप बनाना, मतलब जिस उद्देश्य से कोई चीज़ बनाई गई है उसी उद्देश्य की होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मेन लक्ष्य है। 13,000 स्तर इसने चीज़ों पर बनाए हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ का क्या स्तर होना चाहिए। प्रारंभ में ये लाइसेंस केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि निर्माता सभी शर्तों को पूरा करता है और उसी के अनुरूप वस्तु तैयार करता है तो उसके लाइसेंस को पुनः नवीनीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, हमने बताया था, जैसे CFTRI में भी आप भोज्य पदार्थ भेजते हो। ठीक है, अगर आपका भोज्य पदार्थ सही बन के आ जाता है तो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, लेकिन 1 साल को ही दिया जाता है पहले। अगर आप सही तरीके से काम करते हो तब आपको उसको फिर रिन्यूअल करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ट्रेड नेम्स एवं ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? ट्रेड नेम्स एवं ट्रेडमार्क अधिनियम क्या है, ये जान लेते हैं। तो ये जो है ट्रेडमार्क या ब्रांड एक वैधानिक शब्द है। ट्रेंड, और आप देखते हो ना ये चीज़ इस ब्रांड की, हम लोग ब्रांड आजकल बहुत देखते हैं, ब्रांड क्या है, ट्रेडमार्क बहुत देखते हैं। तो जो ट्रेडमार्क नाम एवं ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है, ये किसी निर्माता, उत्पादक या व्यापारिक संस्थान का निर्धारित चिन्ह होता है और कोई व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे दृष्टि कोचिंग है, नॉर्मली वो उसका ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब हम उसका नाम रख लें। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल पे तो हम अपनी कोचिंग चला सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम उसकी नकल की, हमारी तो मतलब दृष्टि कोचिंग है, वो नॉर्मल उस लेवल की नहीं है, लेकिन हम उसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पंजीकरण कराया तो हमें ये ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। नॉर्मल हम जो करते हैं ना अपने, जैसे हमने घर में अपने चला रखी है अपने नाम से, वो अलग है, लेकिन वैसे अगर बड़े लेवल पे आप इसको कराओगे तो आपको ये ट्रेडमार्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उसी का है। ओके, जैसे कार्गो जैकेट हम लोग लेते हैं, कार्गो जैकेट का जो ट्रेडमार्क है वो नॉर्मल अगर कोई फर्जी रूप में प्रयोग कर लेगा और वो पकड़ा गया तो उसको काफ़ी हर्जाना वगैरह भुगताना पड़ेगा, सजा भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए प्रत्येक ब्रांडेड पैकेट पर गोल घेरे में R छपा रहता है। ठीक है, R छपा रहता है प्रत्येक ब्रांडेड, जो भी चीज़ आपकी क्या होती है इसके अंतर्गत आती है, ट्रेड नेम्स एवं ट्रेडमार्क के अंतर्गत आती है। उसके सभी, उसमें क्या होता है, सभी में गोल घेरे में R छपा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ओके, एक और है इसी तरीके का अधिनियम, जो कि उसकी डेट नहीं मिली मुझे। पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग जो है 1958 में किया गया। ठीक है, वस्तुओं पर नकली एवं धोखाधड़ी ट्रेड चिन्ह, जो हम लोग नकली तौर पर, मान लो हमने बताया अभी दृष्टि कोचिंग है, वो उसका अपना ट्रेडमार्क है, लेकिन आप अब किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी में उसका प्रयोग कर लिया, बच्चा धोखे में एडमिशन दृष्टि कोचिंग समझ कर ले रहा है, लेकिन वहाँ कुछ और ही निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी धोखाधड़ी अगर किसी ने किया है तो 1958
में ये एक्ट पारित किया गया जो ट्रेडमार्क्स के पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता है। यह अधिनियम पेटेंट, डिजाइंस और ट्रेडमार्क्स के कंट्रोलर जनरल के अधीन क्रियान्वित है। किसके? कंट्रोलर जनरल के अधीन क्रियान्वित है। बम्बई में इसका मुख्यालय, कार्यालय तथा देश के विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। ठीक है, इसके मुख्यालय एवं कार्यालय कहाँ है? बम्बई में। किसका? पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का जो एक्ट है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, यूजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क। जो आपका ट्रेडमार्क अभी हम पढ़ रहे थे उसी का है ये, बस उसका ये एक्ट है। ये कब आता है? 1958 में आता है। ओके, इसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रयोग करता है इसका तो उसे सजा वगैरह देने का प्रावधान है। ओके, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना। ये क्या है? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो राष्ट्रीय परीक्षण गृह कहाँ है? कलकत्ता में है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को सुरक्षित करना। मद्रास एवं बम्बई में इसकी शाखाएं हैं। कहाँ है? मद्रास एवं बम्बई में राष्ट्रीय परीक्षण गृह की जो है शाखाएं हैं। यह संस्था ISI के सहयोग से कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण गृह के निम्नांकित कार्य हैं: उद्योगों को मार्गदर्शन, परामर्श एवं सुझाव देना, वस्तुओं का परीक्षण करना, उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु तैयार करने हेतु व्यापारियों को उत्प्रेरित करना, विभिन्न दृष्टिकोणों से तैयार माल की जांच करना, जैसे वस्तु का टिकाऊपन, स्वाद, बनावट, पोत, सूचना आदि, उत्पादन कार्य का प्रक्रिया का मूल्यांकन करना एवं वस्तु निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ अर्थात लागत निकालना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी तक हम बात इन्हीं सब चीज़ों की कर रहे हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय परीक्षण गृह के जो कार्य हैं वो यही हैं। जो भी परीक्षण किए जाते हैं तो उनमें यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका मतलब परीक्षण में बिल्कुल सही हो, जो बताया गया, जो प्रोडक्ट पर लिखा गया है लेबल के ऊपर, वही चीज़ होनी चाहिए। जैसे आपने सुना भी होगा, जब हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अगर 5% से अधिक आपने कोई भी रेशा प्रयोग किया है तो उसको उस कपड़े के ऊपर, मान लो आपने पूरा कपड़ा कॉटन का बनाया है लेकिन 5% भी अगर आपने उसमें वूलन यूज़ किया है, कट वूल बनाया है, मतलब 5% भी, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर 5% से कम है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा कपड़ा कॉटन का है तो थोड़ा बहुत हो सकता है ज़रूरत के लिए मिलाया गया हो कुछ, लेकिन अगर 5% से ऊपर आपने कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा मिलाया है तो आपको उसको लेबल पर लिखना पड़ेगा कि आपने ये 5% ये कपड़ा इसमें मिला रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो वस्तुओं का परीक्षण करना और उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु तैयार करते हुए व्यापारी को उत्प्रेरित करना कि आपको उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु बनानी है। विभिन्न दृष्टिकोणों से तैयार माल की जांच करना, जैसे वस्तु का टिकाऊपन, जैसा मतलब जितने पैसे हैं उस हिसाब से टिकाऊपन है नहीं है। स्वाद वाली अगर कोई खाने वाली चीज़ है तो उसका स्वाद, उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो रचना है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करना होता है और कुल खर्च जितना हुआ है उस हिसाब से ही लागत निकालनी होती है। ये नहीं कि आपकी किसी प्रोडक्ट में 1000 खर्च हुए तो आप 10,000 कीमत रख दोगे, नहीं, उससे थोड़ा बढ़ाकर रखोगे जिससे आपका भी फायदा हो जाए और विक्रेता को भी नुकसान ना हो और उपभोक्ता के हितों की यही रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आज थोड़ा बस ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो है जल्दबाजी में क्या हुआ, मतलब कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन अब लास्ट में इतना देर हो जाता है, लंबा क्लास, तो ये लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, तो बस ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इसकी डेट वगैरह याद रखिएगा, जो इसके कंट्रोलर जनरल के अधीन ये काम करता है ये ध्यान रखिएगा, जो आपका पंजीकरण एक्ट है, ओके, सॉरी पंजीकरण नहीं, ट्रेडमार्क जो एक्ट, ट्रेडमार्क चिन्ह जो एक्ट है। ठीक है, कार्यालय कहाँ है? बम्बई में है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट तो थी लेकिन आप लोग इतनी लंबी क्लास देखते नहीं हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।